चलो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, पेज नंबर 138 पे आ जाओ। चैप्टर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, 4A, दैट इज रिगार्डिंग डिबेंचर्स एंड बोरोइंग्स, डेट कैपिटल के ऊपर बात हो रही थी। हाँ, अब कल जो अपने टॉपिक पे बात कर रहे थे डिबेंचर्स के बारे में, उसमें एक टॉपिक आया था रिलेटेड टू डिबेंचर ट्रस्टीज। तो वही डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में यहाँ पे टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। डिटेल्ड आंसर है लेकिन सिंपल है, अब क्योंकि चैप्टर में इतना कंटेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और पहले पूछा भी है। तो ट्रस्टीज के बारे में बात होती है। प्रैक्टिकली कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अपने एक एक करके पॉइंट्स उसके देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो सबसेक्शन 5 है अपना, सेक्शन 71 जो चल रहा था, उसमें ये बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर्स ऑफर कर रही है और 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर ऑफर कर रही है, तो फिर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। सिस्टम मैंने आपको कल भी बताया था बेसिक उसमें, कि भाई जो जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं वो उतने पढ़े लिखे हो, उनको सारा टेक्निकल प्रोसेस पता हो, सारा पेपर वर्क वो कर ले, नॉट नेसेसरी। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा कि उनके लिए, उनकी लीगल सिक्योरिटी के लिए कोई केयर टेकर होना चाहिए। अब एक ऑप्शन ये है कि हर डिबेंचर होल्डर अपना अपना डिबेंचर ट्रस्टी खुद ढूंढ के लेके आए। अगेन ये टेक्निकली थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। इससे बेटर है कि एक्ट में ही एक प्रोविजन बना दिया कि अगर एक कंपनी 500 लोगों से पैसे उधार मांग सकती है, इतना मेहनत कर सकती है, तो एक डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करके दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उनको ये एफर्ट करना पड़ेगा अगर उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए ये ट्रस्टी अपॉइंट करने का काम कंपनी खुद करती है। कंपनी क्या करेगी, ट्रस्टी को हायर करेगी, उसके साथ अग्रीमेंट करेगी, और वो ट्रस्टी किसके लिए अपॉइंट करेगी, डिबेंचर होल्डर्स के लिए। तो डिबेंचर होल्डर्स को ये फेथ रहेगा कि एक इंटरमीडिएरी, एक आउटसाइडर है जो हमारे लिए हमारा लीगल मैटर देख लेगा। और अगर कल को कंपनी पैसे नहीं दे पाती है, डिफॉल्ट करती है, सिक्योरिटी को रिकवर करना है, अनसिक्योर्ड है और लिक्विडेशन में जब पैसा मिलेगा, वो सब चीज़ें देखनी है, तो हमें उसके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ट्रस्टी हमारे बिहाफ पे सारा पेपर वर्क करके हमारे तक जो भी पैसे है वो पहुंचाएगा। तो एक इंटरमीडिएरी का होना जरूरी। तो सेक्शन ये बोलता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कितने हैं जिनको आप ऑफर कर रहे हो, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है या नहीं, एंड दैट काउंट इज 500 और मोर डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर किया तो कंपनी खुद ही ट्रस्टी अपॉइंट करेगी, ये मैंडेटरी होगा, ये बोला हुआ है। क्लियर। इसके बाद जो रूल आ रहा है 18 सब रूल 2 करके जो बोला, उसमें डिबेंचर ट्रस्टी के रिगार्डिंग सारी कंडीशंस उन्होंने समझाई है और मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए भी है, तो बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा। अगेन लैंग्वेज टफ नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो बोला द कंपनी शैल अपॉइंट द ट्रस्टी आफ्टर कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट, द नेम ऑफ द ट्रस्टी शैल बी स्टेटेड इन द ऑफर लेटर। तो जब डिबेंचर होल्डर्स को या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को आप इन्वाइट भेज रहे हो कि भाई इन्वेस्ट करो, डिबेंचर खरीदो, तो जो ऑफर लेटर होगा, जो इन्विटेशन होगा, उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ट्रस्टी अपॉइंट किया है हमने और कौन है ट्रस्टी, उसकी नेम और डिटेल्स देनी पड़ेगी, ताकि पहले से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के माइंड में क्लियर रहे कि हाँ भाई हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड रहेगा और वो लीगल मैटर्स का ध्यान रखेगा, ये जरूरी है। दूसरे पॉइंट में, जिसको आप ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हो उसका भी तो रिटर्न कंसेंट होना जरूरी है कि वो ट्रस्टी अपॉइंट होने के लिए रेडी है या नहीं। तो जिस बैंक को आपने अपॉइंट किया, वो बैंक के साथ लीगल आप रिटर्न फॉर्मेलिटी करो और उनका राइटिंग में कंसेंट लो कि येस दे आर रेडी टू सर्व एज अ डिबेंचर ट्रस्टी, और वो कंसेंट की कॉपी एज अ प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। आरओसी में भी वो बाद में सबमिट होती है। ये सारी चीजें बोली। थर्ड पॉइंट में बोला पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी इफ। अब ये एक पूरा आंसर हो सकता है, अगर उनको पूरा डिबेंचर ट्रस्टी एक साथ नहीं पूछना है आपको, तो आपको सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होने के लिए क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे काम आएंगी, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो बोला कि अगर आप खुद ही कंपनी में शेयर होल्डर हो तो आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकते, वो पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है ना, उस हिसाब से। ये जो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला अपना आंसर नहीं है, ये कुछ वैसा लगेगा आपको, काफी सारे पॉइंट्स उससे रिलेट हो जाएंगे, सिमिलर है। सेकंड, अगर आप कंपनी के प्रमोटर हो या फिर डायरेक्टर हो, केएमपी हो, या फिर कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट में ये सब पोस्ट होल्ड कर रहे हो, तो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आप आउटसाइडर नहीं हो, तो फिर आप न्यूट्रल कैसे रहोगे। तो न्यूट्रल पर्सन, आउटसाइडर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, दैट इज प्रेफर्ड। तीसरे पॉइंट में बोला इज बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू मनी विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी अदरवाइज देन एज अ रेम्यूनरेशन पेएबल टू डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब आपको कंपनी से डिबेंचर ट्रस्टी के अलावा कोई और कैपेसिटी में भी कोई पैसे मिलने वाले हैं, कोई सैलरी फीस मिलने वाली है, तो अगेन कंपनी के साथ आपका एक रिलेशन नजर आ रहा है, एंड इफ यू आर रिलेटेड टू द कंपनी देन आप न्यूट्रल नहीं रह पाओगे, ट्रस्टीशिप के लिए आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो ये क्लैरिफाई किया। अगले पॉइंट में यू आर इंडेप्टेड टू द कंपनी। आपका कुछ उधार या आपके ऊपर कुछ उधार चढ़ा हुआ है, कंपनी को आपको कुछ पैसे चुकाने हैं, आपके और कंपनी के बीच में कुछ लेंडिंग, बोरोइंग, बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शंस हुए होंगे जिस वजह से आपके ऊपर ये डेट है। तो अगर आप किसी कंपनी की तरफ इंडेप्टेड हो तो फिर आप उसके खिलाफ तो कभी जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खुद उसको पैसे चुकाने हैं, आप उसे डरे हुए हो, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, वो फ्रीडम नहीं रहेगी, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया।
फिर बोला हैज़ फर्निश्ड अ गारंटी, अगेन वही आप गारंटर हो, कंपनी के किसी डेट्स के लिए आपने गारंटी दी है और आप उसमें गारंटर हो, बैंक गारंटी होती है ना, कोई उधार ले रहा है और आप गारंटी दे रहे हो, वैसी बात हो गई। तो अगेन एक लिंक दिख रहा है यहाँ पे, हैज़ एनी पिक्यूनरी रिलेशन विद द कंपनी। पिक्यूनरी रिलेशन मतलब मॉनेटरी रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं जैसे 2% और मोर ऑफ द टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख रुपीज, दिस इज द पैरामीटर। इससे ज्यादा अगर सपोज ऐसा कुछ है कि आपका मॉनेटरी रिलेशन है कंपनी के साथ तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस लिमिट से नीचे है तो चलेगा, मतलब कुछ अमाउंट तक तो अलाउ किया है, कुछ अमाउंट से ज्यादा मॉनेटरी रिलेशन हो तो अलाउड नहीं है। तो ये वो लिमिटेशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और लास्ट में आप कंपनी के प्रमोटर के रिलेटिव हो, अगेन वही रिलेशन वाला पॉइंट आ गया, रिलेटिव मतलब फैमिली रिलेशन वाली बात हो गई, तो उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। ये पूरा आंसर है, ये सी पॉइंट। अगर पूरा नहीं पूछना है, स्पेसिफिक इतना ही पूछना है तो पूछेंगे, आपको इंट्रोडक्शन देके डायरेक्टली ये पॉइंट्स मेंशन करने होंगे, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट बोला कि अगर ट्रस्टी इन बिटवीन जो है वो रिजाइन कर दे या बैकआउट कर जाए कि मुझे ट्रस्टीशिप की तरह कंटिन्यू नहीं करना है, तो फिर उसमें ऑप्शन रहेगा कि किसी और ट्रस्टी को भी ऑन बोर्ड लेके आया जा सकता है, और ये वैकेंसी फिलअप करने का काम कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये हो सकता है, द बोर्ड में फिल कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ट्रस्टी, बट while any such vacancy continues, the remaining trustee or trustees, if any, may act. When such vacancy is caused by resignation, the vacancy shall only be filled with the written consent of majority of the debenture holders। ये अंडरलाइन कर लेना। जो कैजुअल वैकेंसी वाला पॉइंट उन्होंने बोला है ना, वैकेंसी को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक रीजन है कि ट्रस्टी ने रिजाइन कर दिया कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना, और एक होता है बाय एनी अदर रीजन उसकी वो पोस्ट वेकेंट हो गई। अगर उसने रिजाइन किया है वॉल्यूंटरीली तो फिर जो नए ट्रस्टी को अपॉइंट करना है वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, उसके लिए डिवेंचर होल्डर्स को बुला के उनसे पूछ के अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन वाले में कॉमन पॉइंट होता है, अगर कोई भी ऐसा इंटरमीडियरी रिजाइन कर देता है तो उसने क्यों रिजाइन किया ये इन्वेस्टर्स का जानना जरूरी है। फिर वो इन्वेस्टर शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या और कोई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बात डिवेंचर ट्रस्टी की हो रही है, डिवेंचर ट्रस्टी ने रिजाइन क्यों किया, क्या ऐसे रीजंस थे कि उसको रिजाइन करना पड़ा, क्या कंपनी का मैनेजमेंट कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई बातें छुपा रहा है इन्वेस्टर्स से, तो ये सब चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। तो रूल ही बना दिया कि अगर वो रिजाइन करेगा तो नए डिवेंचर ट्रस्टी को कौन अपॉइंट करेगा, डिवेंचर होल्डर्स ही अपॉइंट करेंगे, और अगर और कोई रीजन से वैकेंसी क्रिएट होती है तो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। तो दो बातें हो गई यहाँ पे, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनी डिबेंचर ट्रस्टी में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी। ये भी हो सकता है, जो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड है डिबेंचर होल्डर्स मिलके उसको हटा सकते हैं कि भाई हमें ही इसको कंटिन्यू नहीं करना है, तो उसके लिए उनका मेजॉरिटी वोट चाहिए। और कितने डिबेंचर ट्रस्टी, कितने डिबेंचर होल्डर्स का वोट चाहिए, तो बोला 3/4 इन वैल्यू। अगेन 3/4 इन वैल्यू एंड 3/4 इन नंबर, याद करो ये बात मैंने आपको क्लियर की थी कि भाई 3/4 इन वैल्यू मतलब उतने डिबेंचर होल्डर्स जो एटलीस्ट 75% ऑफ द डिबेंचर्स ओन करते हैं। फिर वो क्वांटिटी में टोटल डिबेंचर होल्डर्स के 10% भी हो सकते हैं और 50% भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो आप 100 लोग यहाँ बैठे हो, अगर आप में से 15% लोग ऐसे हैं जो 80% डिबेंचर्स होल्ड करते हैं तो आपकी हाँ होने से काम हो जाएगा। तो 3/4 इन वैल्यू बोला है, 100 में से 75 लोगों का हाँ बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ उतने लोग हाँ बोल दें जिनके पास टोटल डिबेंचर्स का 75% हिस्सा है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड 3/4 इन वैल्यू। अदरवाइज होता है 3/4 इन नंबर, तो वो अलग बात थी, ठीक है, दोनों में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये रूल आपका 18 सब रूल 2 कंप्लीट हुआ डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में कंडीशंस। नेक्स्ट आंसर और सिंपल है, इसमें तो मैं आपको सब कुछ वर्ड टू वर्ड पढ़ाने भी नहीं वाला हूँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, एक बार आप आंसर रीड कर सकते हो। यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज की बात हो रही है, सेक्शन इसके बारे में कुछ खास नहीं बोल रहा, वो यही बोल रहा है कि रूल में लिखा है ड्यूटी सारी वो फॉलो करनी है। अब एक डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज में क्या आएगा कि उसको अपॉइंट क्यों किया जा रहा है, उसको अपॉइंट करने का पर्पस क्या है, तो वो हम अभी तक बात कर ही रहे थे कि भाई डिबेंचर होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए वो सारे रिकॉर्ड्स पे ध्यान रखेगा, कंपनी के परफॉर्मेंस पे ध्यान रखेगा, कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे आउट कर रही है कि नहीं उस पर फोकस करेगा। अगर सिक्योर डिबेंचर्स हैं तो उसके पेपर्स डिबेंचर ट्रस्टी खुद सिक्योर करके रखेगा कि इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो वो उसको यूज करके पैसा निकलवा सके। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिक डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज होती हैं। आपके लिए एग्जाम के लिए पूरा आंसर है, डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटीज में क्या क्या आएगा ये पूरा आंसर पूछ सकते हैं। और जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स उन्होंने फ्रेम किए हुए हैं आराम से 4 मार्क्स 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। 5 मार्क्स में आपने 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए तो मोर देन इनफ होगा, हाफ मार्क का 1 पॉइंट वैसे मार्किंग हो सकती है। डिबेंचर ट्रस्टी को जो अपॉइंट किया जाता है कंपनी के थ्रू, दैट इज डन थ्रू रिटर्न अग्रीमेंट। और रिटर्न अग्रीमेंट को अपने बोलेंगे डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जैसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं
वैसे ट्रस्ट डीड बोलते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी को उस डॉक्यूमेंट के थ्रू लीगली अपॉइंट किया जाता है और उसी में उसका लीगल कंसेंट भी आ जाता है राइटिंग में कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ और इस चीज़ को मैं अपॉइंट होने के लिए अपनी परमिशन दे रहा हूँ वैसा। तो ये पॉइंट भी आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड वाला वर्ड बीच बीच में दिखेगा तो आप उसका मीनिंग समझ जाए। नेक्स्ट टॉपिक में भी वही आ रहा है, ट्रस्ट डीड। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जेम्पशन क्लॉजेज इन द ट्रस्ट डीड, केस बना के पूछ सकते हैं वैसा पॉइंट है। मीनिंग सिंपल है लेकिन पूछ सकते हैं। एग्जेम्पशन वाले में ये बोला है कि ट्रस्ट डीड में ट्रस्टी ने सपोज क्या किया, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, बोले एक काम करता हूँ, मुझे ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पैसों के लिए कर रहा हूँ, मैं कुछ खास ध्यान देने में इंटरेस्टेड नहीं। तो भाई चलो डीड बना दी, सब लिख दिया, लेकिन लायबिलिटी नहीं लूंगा। तो उसने ना डीड में ऐसा लिखवा दिया कि अगर कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाती है और डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं मिल पाता है या कुछ भी होता है, मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या गारंटी नहीं दूंगा। ठीक है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा अश्योरेंस नहीं दूंगा कि मैं काम ठीक से करूंगा। आपको क्या लगता है चलेगा ऐसा? उसने खुद ही लिख दिया मैं ठीक से काम नहीं करूंगा ना, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर ये अलाउ कर दिया तो इससे तो कोई अच्छा तरीका ही नहीं है। पैसा भी ले लो, ट्रस्टी बन जाओ, काम भी मत करो, काम ठीक से हो गया तो चल जाएगा। अगर पैसे कंपनी ने टाइम पे लौटा दिए, कुछ भी पंगा हो गया, मैंने तो पहले ही बोला था मेरी कोई गारंटी नहीं, तो फिर आपको अपॉइंट ही क्यों किया? तो ऐसा कोई भी एग्जेम्पशन क्लॉज अगर ट्रस्ट डीड में लिखा है तो वो क्लॉज सही नहीं माना जाएगा, वो गलत होगा, वॉइड होगा, वो क्लॉज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो नहीं चलेगा। ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, पहली चीज तो ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपका नेग्लिजेंस प्रूव होता है तो आपकी लायबिलिटी आएगी। तो आप किसी भी पोस्ट पे अगर काम कर रहे हो तो नेग्लिजेंस करके थोड़ी ना बच के जा सकते हो। नेग्लिजेंस का मतलब यू आर केयरलेस इन योर बिहेवियर, तो उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा आपको फेस करना पड़ेगा। मॉनिटरी नुकसान होगा तो पैसे चुकाने पड़ेंगे, अपनी लायबिलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। वो एस्टोपेल जो अपने बोलते हैं, टू स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, वो कंडीशन हो गई। लेकिन इसमें फिर ये बोला है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर डिबेंचर होल्डर्स का नुकसान हुआ भी है, बट ये क्लियर दिख रहा है कि डिबेंचर होल्डर की कोई गलती, मतलब सॉरी, डिबेंचर ट्रस्टी कोई मिस्टेक नहीं, उसने अपना पूरा काम ठीक से किया, डिलीजेंस के साथ काम किया, लेकिन फिर भी पैसा रिकवर पूरी तरीके से नहीं हो पाया या डिबेंचर होल्डर्स को लॉसेज हुए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो इस सिचुएशन में उसको बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? अगर डिबेंचर होल्डर्स खुद ये अग्री कर ले और खुद बोल दे कि हाँ हमें भी दिख रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन बेचारे ट्रस्टी कोई गलती नहीं, उसने अपना पूरा एफर्ट किया, जितना हमारे लिए पैसा रिकवर कर सकता था किया, लेकिन फिर भी कंप्लीट रिकवरी नहीं हो पाई। तो ऐसी सिचुएशन में उसको रिलीफ देने का काम डिबेंचर होल्डर्स खुद कर सकते हैं। देखो होता है बहुत बार, एक जेन्युइननेस भी होती है ना, जैसे मैं आपका ट्रस्टी हूँ, मैंने आपके लिए बहुत एफर्ट किया, फुल अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया, तो आप सारा ब्लेम मेरे पे डाल दोगे। कितनी बार एक मेच्योरिटी आप में भी होगी कि नहीं भाई हमें दिख रहा है कि भाई ट्रस्टी ने पूरा काम किया है, लेकिन जो होना था वो हो गया, उसके कंट्रोल में भी नहीं था। अब उसको ब्लेम करने से हमारे पैसे तो वापस मिलेंगे नहीं, उसने तो अपना एफर्ट कर ही लिया है, तो क्यों हम अननेसेसरी उसके ऊपर लायबिलिटी इंपोज कर रहे हैं? तो आप लोग अगर चाहो तो मेजॉरिटी लोग मेरे फेवर में वोट करके मुझे अननेसेसरी लायबिलिटी से बचा सकते हो या नेग्लिजेंस के झूठे चार्ज से बचा सकते हो, ये पॉसिबल है। ये भी यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है और उसके लिए अगेन आपके वोट चाहिए। कितने लोग वोट करेंगे? 3/4 इन वैल्यू, सेम पॉइंट आ गया। तो 3/4 इन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स को दिख रहा है कि भाई मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है जिस वजह से आपका पैसा डूब गया, तो आप मुझे रिलीफ दे सकते हो एक रेजोल्यूशन पास करके या मेरे फेवर में वोट करके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रोविजन भी रखा है। लास्ट में सबसेक्शन 12 जो है उसमें बोला कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू टेक अप एंड पे फॉर एनी डिबेंचर्स मे बी एनफोर्स्ड बाय अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक रिलीफ आप लोगों ने जिन्होंने ग्रुप 2 में पढ़ा है आपको पता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे वही है कि भाई डिबेंचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स के साथ किया है कि हम इशू कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर वो बाद में फॉलो ना करे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है। कोर्ट में जाके उनके खिलाफ ऑर्डर लेके आया जा सकता है कि जो बोला है वो कमिटमेंट पूरा करो। आया समझ में? तो कमिटमेंट उनसे पूरा करवाने के लिए हमारे पास कोर्ट का एक ऑप्शन है, ये सबसेक्शन में मेंशन कर दिया, ये बात होगी। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक रिलीफ, तो उसका एक एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट आंसर आपका पूरा रिपीट, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, सेक्शन 88 अपन काफी बार बात कर चुके हैं। अंदर की लैंग्वेज देख लेना, कुछ भी नया नहीं मिलेगा, सेम बात है। वो रजिस्टर को क्लोज करने वाली बात याद है आपको? सेक्शन 91, मिनिमम 7 डेज का एडवांस नोटिस, 30 डेज के लिए आप एट अ टाइम रजिस्टर क्लोज कर सकते हो, 45 डेज के लिए टोटल क्लोज कर सकते हो। सेम बात यहाँ पे भी लिखी है, वहाँ शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी या डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी बात सेम है। तो रिपीटेशन है। नीचे जो 94 आपको दिख रहा है वो भी रिपीट है, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ऐसा अपन ने पढ़ा था। वर्किंग आवर्स में एडवांस नोटिस दे के आप रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हो। पर इंस्पेक्शन वो आपसे नॉर्मल 50 रुपीज़ चार्ज ले सकते हैं, कॉपीज चाहिए तो 10 रुपीज़ पर पेज का प्रिंटिंग कॉस्ट ले सकते हैं। वही पूरी स्टोरी यहाँ पे भी रिपीट। तो ये सब आपको लास्ट डे पे ना वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये पता चला।
इसके बाद क्या है, रेमेडीज़ की बात हो रही है। रेमेडीज लास्ट पॉइंट है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का फिर कल देखेंगे। रेमेडीज विच आर ओपन टू डिबेंचर होल्डर्स, बहुत सिंपल रेमेडीज है। अब डिबेंचर होल्डर्स का नुकसान हुआ, कंपनी ने पैसा वैसा नहीं दिया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, कहाँ जाके फाइट करे, किसको कंप्लेंट करे, तो उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। फर्स्ट तो यही बोला है कि उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलना चाहिए, ये तो पहले बेसिक बात होगी। दूसरे पॉइंट में सब सेक्शन 10 में क्या बोल रहे हैं, ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट आ गया। ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट करो और उनको बोलो कि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, इनको बोलो कि हमारा पैसा पे करे, तो ट्रिब्यूनल वाला रास्ता आपके पास रहेगा। सबसेक्शन 11 जो है दैट इज रिगार्डिंग पेनल्टी, और पेनल्टी का अमाउंट आपको याद रहे तो ठीक, अदरवाइज इट इज ओके। आगे जो बात हो रही है 164 सबसेक्शन 2, 164 आपका आगे पूरा सेक्शन आने वाला है। इट रिलेट्स टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ये मैं आपको पार्ट बी में चैप्टर 15-16 में पढ़ाऊंगा, तो अभी काफी दूर है, लेकिन वहां जब पढ़ेंगे तो पूरा सेक्शन डिटेल में ये पॉइंट रिफर होगा। अभी आप यहाँ से रीड आउट करके छोड़ दो और तब तक के लिए वेट कर लो तो भी ठीक है, क्योंकि बाकी के सारे प्रोविजंस बताने बाकी है। वो पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ने मजा आएगा। 164 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दो लिस्ट है, 1 में अलग इंस्टेंसेस है, 2 में अलग है। तो यहाँ पे 2 का रेफरेंस है जो काफी लेटर स्टेज पे आता है, तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे तो चलेगा। टेम्परेरीली पेंडिंग रख रहा हूँ क्योंकि वहां कवर होने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन 73 का जो रेफरेंस आपको यहाँ दिया है, ये जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में कवर होने वाला है 4B में, तो ये अगले चैप्टर में 73 पूरा सेक्शन ही कवर हो जाएगा, वहां बात कर लेंगे। और आखिरी वाला भी ऐसे ही है, 186 जो बोला है, दिस इज कवर्ड इन चैप्टर 10। आपको नोट करके रखना है, आप रख सकते हो। चैप्टर 10 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स, एक अपना चैप्टर है आगे, उसमें 186 पूरा सेक्शन ही उसका टॉपिक है, वहाँ पे सारे सब सेक्शन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो रेमेडीज की बात यहाँ पे हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द सिलेबस आपको आंसर कैसे लिखना है पता होगा, अभी के लिए भले आइडिया नहीं है तो चले कंप्लीट। बाकी आगे का जो पार्ट मैंने बोला था मैं करवाऊंगा, वो कल ही बताऊंगा, आज जाने दो उसको, थोड़ा टेक्निकल है, कल आराम से बात करेंगे।